नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। उमर खालिद, शर्जील इमाम और बाकी लोगों की जमानत याचिका पर जो बहस चल रही है उसमें कल कोर्ट में जो हुआ है वो बेहद इंपॉर्टेंट है और बताता है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस और सरकार ने बिना किसी बड़े सबूत के, बिना किसी बड़े इल्जाम के उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है। और यह भी बताता है कि कोर्ट में उनकी कार्रवाई कैसे चली है। यकीन जानिए, कल जो बातें कोर्ट में आई हैं, अगर कोर्ट ने उनको संज्ञान में लिया और कोर्ट अगर जरा भी इन चीजों को लेकर सीरियस हुई तो इस बार उनको निश्चित तौर पर जमानत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा आरोप जो है उमर खालिद के ऊपर वो ये है कि उन्होंने 17 फरवरी 2020 को अमरावती में एक भाषण दिया और उस भाषण में हिंसा की बात की। पहली बात तो यह कि उससे कोई दंगा नहीं भड़का, अमरावती में कोई दंगा नहीं भड़का। दंगे शुरू होते हैं दिल्ली में और वो भी काफी बात। और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात यह कि उस वीडियो को, जो भाषण उन्होंने दिया है, अभी तक किसी कोर्ट ने सुना ही नहीं था। न हाई कोर्ट ने वो वीडियो सुनना चाहा, न सुप्रीम कोर्ट ने अब तक वो वीडियो सुना। तारीख पर तारीख देकर लगातार 5 साल से ज्यादा वक्त से उमर खालिद को जेल में रखा गया। किसी ने यह नहीं कहा कि चलो कम से कम यह भाषण सुन ले। कल जाकर 5 साल 3 महीने बाद जिस भाषण के लिए गिरफ्तारी हुई है, जेल में जाने के बाद, गिरफ्तारी के बाद 5 साल 3 महीने बाद यह फुर्सत मिली सुप्रीम कोर्ट को कि उसका भाषण पूरा सुन लिया जाए। यह बात मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि उस भाषण से एक क्लिप काटकर एक टीवी चैनल ने, एक नेशनल गोदी मीडिया ने उसको चलाया और उसके आधार पर उमर खालिद के खिलाफ परसेप्शन बनाया गया कि उसने देश तोड़ने वाला बयान दिया है, जबकि वो पूरा भाषण अवेलेबल है, कोई भी सुन सकता है। उसमें उसने लगातार शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज की बात की है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की बात की है उसने, जो हर नागरिक का, हर भारतीय नागरिक का, हर इंडियन सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि उसमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से नॉन वायलेंट होना चाहिए। इसका अधिकार तो हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, लोग सड़क पर उतर जाते हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। विपक्षी दल किसी मुद्दे पर सड़क पर उतर जाते हैं, यह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ऐसे ही सीएए के मामले में और उस समय जो कुछ नागरिकता की बात चल रही थी, उस मामले में अगर उमर खालिद उसके खिलाफ भाषण देता है तो यह उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। इस भाषण में उसने कहीं से भी हिंसा भड़काने वाली कोई बात नहीं की। इस भाषण में उसने अमन की बात की, इस भाषण में उसने शांति की बात की, इस भाषण में उसने अन्याय की बात की और उस अन्याय के शांतिपूर्ण विरोध की बात की है। कल यह भाषण कपिल सिब्बल साहब, जो उसके वकील हैं, उन्होंने कोर्ट में चलाया और सवाल किया कि बताइए इसमें क्या सांप्रदायिक है, क्या कम्युनल है, क्या भड़काऊ है, यह यूएपीए का उल्लंघन कैसे हो गया। और यकीन जानिए, दिल्ली पुलिस के पास कहीं कोई जवाब नहीं था। कोर्ट में उमर खालिद पर इन्होंने आरोप लगाया था कि खालिद ने कथित तौर पर 2 अलग अलग स्थानों पर भड़काऊ भाषण दिए थे और नागरिकों से ट्रंप की यात्रा के समय सड़कों पर आने था सड़कें जाम करने की अपील की थी। आप यह बताइए कि अगर कोई ट्रंप की यात्रा के समय सड़क जाम करने की अपील कर रहा है तो यह राष्ट्रद्रोह कैसे हो गया, यह देशद्रोह कैसे हो गया, यह कैसे हिंसा फैलाना हो गया, जरा मुझे बताइए। और उस भाषण में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। यानी फ्लिम्जी ग्राउंड पे उमर खालिद को 5 साल 3 महीने से जेल में रखा गया है। दूसरा क्या आरोप है? दूसरा यह आरोप है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में था। वो व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी बात हो रही है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ना तो उमर खालिद ने बनाया था और ना ही उस पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में उमर खालिद का कोई मैसेज है। वो व्हाट्सएप ग्रुप कोई और चला रहा था। उसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कुछ जानकारियां मेरे पास हैं, कुछ जानकारियां मेरे पास नहीं है। मोटा मोटी समझ में आता है कि दिल्ली में जो एंटी सीएए मूवमेंट अलग अलग जगहों पर चल रहा था, उसका कोऑर्डिनेशन उससे हो रहा था। ऐसी कोई देश विरोधी बात, देश को बांटने की बात, दंगे करने की बात, हिंसा भड़काने की बात उस ग्रुप में नहीं थी।
और मान लीजिए कि उस ग्रुप में थी भी, क्योंकि मुझे सब जानकारी नहीं है, जो कुछ मुझे अपने सोर्सेज से पता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मान लीजिए उसमें कुछ लोगों ने हिंसा भड़काने की बात की थी, तो केस तो उनके खिलाफ चलना चाहिए। अगर उमर खालिद ने उस ग्रुप में कुछ लिखा ही नहीं है, तो फिर उमर खालिद उस ग्रुप की किसी कार्रवाई के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? ना वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, ना उसने वो ग्रुप बनाया था, और ना उसने उस ग्रुप में कुछ लिखा। तो सिर्फ इस बिना पर कि कोई आदमी किसी व्हाट्सएप ग्रुप में था, किसी ने उसको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया था, आप 5 साल 3 महीने से उसको जेल में रखते हैं। अगर ये अन्याय नहीं है तो क्या है? आप बताइए, ये किस तरह से इंसाफ है? जो लोग सरकार के भक्त हैं वही मुझे बता दें कि उमर खालिद को 5 साल 3 महीने जेल में रखा गया है। अभी भी वो जेल में है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भी जेल में है। पता नहीं कितने दिन उसको और जेल में रहना पड़े। कपिल साहब ने कहा कि अगर याचिका खारिज होती है तो 3 साल और जेल में रहना पड़ेगा, यानी 8 साल जेल में पूरे हो जाएंगे। ज्यादातर गुनाह ऐसे हैं जिनमें 8 साल की सजाएं भी नहीं होती, और एक बंदा सिर्फ इस बिना पर जेल में है कि उसने एक भाषण दिया और एक व्हाट्सएप ग्रुप में उसको जोड़ लिया गया। और 5 साल 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी को यह फुर्सत नहीं मिली कि चलो कम से कम वो भाषण तो सुन लें, जिस भाषण के बिना पर एक बंदे को हमने गिरफ्तार करके रखा है, उसकी सारी जिंदगी हम तबाह किए जा रहे हैं। वो भाषण कल सुना गया, और कोर्ट में वो भाषण सुनाकर मैंने आपको बताया कि कपिल सिब्बल ने पूछा कि माय लॉर्ड बताइए, इसमें यूएपीए का उल्लंघन कैसे है, इसमें क्या सांप्रदायिक है और क्या भड़काऊ है। सिब्बल ने बताया कि जिस घटना का जिक्र किया गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, उमर खालिद वहां पर आरोपी है ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने भी एफआईआर में उसका नाम नहीं दिया है। एक आरोप लगाया गया कि 2016 में उसने भाषण दिया था जिसमें भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा था। यह आरोप भी झूठा है। यह भाषण उमर खालिद ने दिया ही नहीं था। उसका जिक्र तक एफआईआर में नहीं है। उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने उनसे पूछा कि बताइए फिर बयान किसका था। सिब्बल ने कहा कि किसी और स्टूडेंट ने दिया होगा। पता ही नहीं है, कहीं है ही नहीं कि वो बयान उमर खालिद ने दिया है। पता नहीं किसने वो बयान दिया। 2016 में एक और चार्जशीट फाइल हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें कहा गया था कि उसने ये नहीं कहा। अब वो एफआईआर क्या बेकार हो गई? 2016 में एफआईआर हुई थी जिसने कहा गया था कि उमर खालिद ने ऐसा नहीं कहा था। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा उमर खालिद ने नहीं लगाया था। यह पुलिस ने 2016 की एफआईआर में कहा है। क्या वो एफआईआर फर्जी थी? क्या उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी? उस घटना की चार्जशीट जो बनी है उसमें उस बयान के लिए उसका जिक्र तक नहीं है। लेकिन यहां आकर आप कह रहे हैं कि यह बयान उमर खालिद ने दिया था। वही दिल्ली पुलिस 2016 के चार्जशीट में कहती है कि उमर खालिद ने नहीं, किसी और ने दिया होगा बयान। और अब उमर खालिद को जेल में बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि उसने बयान दिया था। कोई सबूत नहीं है इस बात का, कोई गवाह नहीं है। आपकी अपनी एफआईआर इस बात को खारिज करती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि उमर खालिद को किसी भी तरह से जेल में बनाए रखने के लिए क्या क्या तिकड़म किए जा रहे हैं। ऐसे ही शर्जिल इमाम का मामला है, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट सिद्धार्थ दवे। बौद्धिक आतंकवादी कहा गया शर्जिल इमाम को। इसका जवाब देते हुए सिद्धार्थ दवे साहब ने कहा, शर्जिल इमाम की तरफ से कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूं। जैसा कि पुलिस मुझे कह रही है, पुलिस मुझे आतंकवादी कह रही है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं, सिटीजन हूं, जन्म से नागरिक हूं, इसी देश में पैदा हुआ हूं, इसी मुल्क की सरजमीन पर मैं पैदा हुआ हूं, और मुझे अभी तक किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। ये कैसे आतंकवादी हैं जिन्होंने 24 साल 25 साल की उम्र तक एक अपराध नहीं किया है? 24 साल 25 साल की उम्र तक जिनका कैरियर बिल्कुल बेदाग रहा है, जिनका कैरेक्टर बिल्कुल बेदाग रहा है, कहीं एक एफआईआर नहीं है, कहीं एक आरोप नहीं है, और रातों रात आपने उनको आतंकवादी बना दिया। शर्जिल इमाम के मामले में तो जब दंगे हुए उसके 1 महीने पहले से, बल्कि 1 महीने से ज्यादा वक्त से वो हिरासत में था। यानी दंगे जिस डेट पे हुए उस दिन वो जेल में था, और वो भी नहीं कि 1 दिन पहले जेल गया हो, 1 महीने से ज्यादा वक्त पहले उसको जेल में डाल दिया गया था। आप बताइए उन दंगों में शर्जिल इमाम कैसे शामिल हो सकता है? उन दंगों की साजिश करने में शर्जिल इमाम कैसे शामिल हो सकता है, जिन दंगों के शुरू होने से 1 महीने से ज्यादा वक्त पहले से उसको जेल में डाल दिया गया था, हिरासत में रख दिया गया था? अपनी नॉर्मल बुद्धि से सोचिए,
इसमें कानून जानने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर जानने की जरूरत नहीं है। खुद सोचिए कि एक कत्ल होता है और उस कत्ल के समय आप पहले से जेल में बंद हैं, 1 महीने पहले से आप जेल में बंद हैं। फिर उस कत्ल के लिए आपको कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सोच के देखिए। अगर किसी के ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा हो और यह साबित कर दे कि जिस वक्त कत्ल हुआ वो मौके पर था ही नहीं, मौका वारदात पर वो था ही नहीं, दिल्ली में कत्ल हुआ और वो बॉम्बे में था, अगर वो साबित कर दे कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है कि जब आदमी मौका वारदात पे था ही नहीं, वो कहीं और था और यह साबित हो चुका है, तो फिर आप कैसे उसको अपराधी मान सकते हैं? यहां दंगों के लिए शर्जील इमाम को अपराधी माना जा रहा है और दंगों के वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि महीने भर पहले से जेल के अंदर दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। तो क्या दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहते हुए कोई दंगों की प्लानिंग कर सकता है? खुद से सवाल पूछिए और फिर बताइए कि शर्जील इमाम के साथ जो हो रहा है वो न्याय है या अन्याय? कहा गया कि बौद्धिक आतंकवादी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्या होता है बौद्धिक आतंकवादी? सरकार के खिलाफ जो बोले वो बौद्धिक आतंकवादी है। पढ़ा लिखा हो जो अपने हक व हुकूक की आवाज उठाए वो बौद्धिक आतंकवादी है। हो सकता है शर्जील इमाम ने जवानी के जोश में दिए हों कुछ भाषण में कुछ ऐसी बातें कही हो जो सही नहीं है, उसको सजा मिले। और मुझे लगता है कि भारतीय कानून में उसकी सजा 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होगी। वकील लोग बताएंगे, कानून के जो जानकार हैं, कानूनदा हैं, वो बताएंगे। लेकिन 5 साल से ज्यादा वक्त की सजा तो वो पहले ही भुगत चुका है उस अपराध के लिए जिसकी सजा 6 महीने साल भर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। और इसको जस्टिफाई करने के लिए उसको बौद्धिक आतंकवादी बनाया जा रहा है। एक ट्वीट करने के लिए किसी को उठा के यूएपीए में डाल दो, एक भाषण देने के लिए किसी को उठाकर यूएपीए में डाल दो, और यहां बाहुबली नेता अपने हथियारों का प्रदर्शन करते रहें, लहराते हुए घूमे रिवाल्वर और हथियार, और उनके खिलाफ कोई केस ना हो। यह हमारे देश में लोकतंत्र चल रहा है। कफ सिरप घोटाले के बारे में आपने सुना होगा, कल मैंने एक छोटा सा वीडियो किया था द क्रेडिबल न्यूज पर। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का उसमें नाम आ रहा है। 100 करोड़ से ऊपर का वो काम है, 100 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है। बोतल पर लेबल कफ सिरप का और अंदर जहर का सामान, नशे का सामान जो बंगाल से बांग्लादेश तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन वो नेता बिल्कुल बेदाग घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो बिल्कुल बेदाग हैं। लेकिन यहां आपने लोगों को उठाकर जेल में डाला हुआ है और 5-5 साल से जेल में रखा हुआ है। ऐसे ही कल गुलफिशा फातिमा पर भी बहस हुई जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी थे। उनके ऊपर आरोप लगा है कि सत्ता बदलने की साजिश और असम को देश से अलग करने के षड्यंत्र जैसे आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि यह सारा का सारा बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज का दावा जो है वो बाद में जोड़ा गया है, वो जो मूल एफआईआर थी उसमें है ही नहीं। और अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीधे दावा किया कि दिल्ली पुलिस आरोपियों के खिलाफ अपने जो आरोप हैं उनमें से किसी एक आरोप को इन 5 सालों में साबित करने में सफल नहीं हुई है। और हम जानते ही हैं कि कई मामलों में 23 साल, 25 साल, 20 साल, 18 साल, 15 साल जेल में रहने के बाद लोग छूटे हैं, इस बिना पर छूटे हैं कि कोई सबूत ही नहीं था। जिंदगियां तबाह हो गई हैं, उम्र कैद गुजार ली गई है और बाद में पता चला है कि वो तो मासूम थे, निर्दोष थे। और ऐसा ही कुछ करने की साजिश की जा रही है दिल्ली दंगों के मामले में इन लोगों के साथ। खैर, कल की जो बहस हुई है उससे थोड़ी उम्मीद जगी है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट सुन तो रहा है। अभी तक तो बहसें सुनी ही नहीं जा रही थी। मैंने आपको बताया कि 5 साल में उमर खालिद का वो भाषण सुनने की फुर्सत ही नहीं मिली थी कोर्ट्स को, जिसके बिना पर उसको जेल में रखा गया है। अब वो भाषण सुना गया है। सीनियर लायर्स हैं, कपिल सिब्बल साहब हों, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे सिद्धार्थ दवे साहब हों, बेहद सीनियर और बेहद शानदार लायर्स हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो जस्टिस साहब लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, वो सारे मामले को देखते हुए, दिल्ली पुलिस को देखते हुए, आरोपों को देखते हुए और इस बहस को देखते हुए न्याय करेंगे। इन लोगों को अब जमानत देंगे। सजा तो इनको पहले ही मिल चुकी है। अपराधी हो या ना हो, 5 साल जेल में गुजारना यानी सजा तो इनको पहले ही मिल चुकी है। अब इनकी रिहाई
न्याय तो नहीं होगी, लेकिन चलिए कम से कम इनको खुली हवा में सांस लेने को मिल तो जाएगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि ये सारे लोग जल्द से जल्द रिहा हों, और तो हम कर ही क्या सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।